बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शमसुल अमीन। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी ये केमिस्ट्री के चैप्टर गैस के चार्ल्स और बॉयज़ लॉ के बारे में, और आज की इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो। सो लेट मी राइट एब्सोल्यूट ज़ीरो। सो एब्सोल्यूट ज़ीरो का जो बैकग्राउंड है, जिस तरह के हमें पता है कि अगर सपोज हमारे पास नंबर ऑफ गैसेज हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, या जो भी गैसेज हो हमारे पास, अगर हम उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, या मीन इफ वी टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या हो जाता है, इससे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब इसका जो रिलेशन है कि कितने टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमें ये मालूम हुआ है कि फॉर एवरी डिग्री राइज, यानी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे 1 डिग्री, सपोज अगर हम टेम्परेचर हमारे पास था 100 डिग्री सी, और 100 के बाद हम करें 101 डिग्री सी। सो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, so this is some problem with typing। so अगर हम टेम्परेचर सपोज 100 से 101 कर ले, यानी अगर हम टेम्परेचर को 1 से इंक्रीज कर ले, तो इससे क्या होगा, इससे वॉल्यूम इंक्रीज होगी। लेकिन कितनी इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी 1/273, ये इंक्रीज होगी 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, या वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी। सो 0 डिग्री सी पर हमारे पास जो वॉल्यूम है उसकी 273 हिस्से, उसको अगर हम 273 हिस्से कर ले तो इसका 1 पार्ट जो है वो इतना इंक्रीज होगा। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल, लाइक सपोज ये हमारे पास एक कैन है जिसमें हमारे पास गैसेस पड़ी है यहाँ तक। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है, सपोज हमारे पास टेम्परेचर है 50 डिग्री सी। सो दिस इज सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है 25 डिग्री सी। अब अगर हम टेम्परेचर को 50 डिग्री सी से 1 डिग्री इंक्रीज कर लें, यानी सपोज अगर हम टेम्परेचर को कर ले 51 डिग्री सी, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो ये जो वॉल्यूम है हमारे पास सारी, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें इंक्रीज आएगा। अब ये जो इंक्रीज है ये कितना आएगा, इस वॉल्यूम को अगर हम 273 में डिवाइड कर ले तो वो जो वॉल्यूम आएगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास उतनी ज़्यादा न्यू वॉल्यूम होगी। लेट मी जूम दिस एरिया। सपोज ये हमारे पास राइट कॉलम है। सो सपोज इसको मैं कर लूँ 270, नीचे से लेकर मैं इसको इस तरह 273 डिग्रियों में डिवाइड कर लूँ। सो सपोज एट द एंड आई गेट डायग्राम लाइक दिस। अगर ये जो पार्ट है हमारे पास, ये क्या है, ये पार्ट हमारे पास है 1/273। तो क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/273 जो पार्ट है वो इंक्रीज होगा। सो ये न्यू वॉल्यूम हमारे पास ये बनेगा। सो इसमें क्या हो गया, इतना इंक्रीज हमारे पास क्या हो गया, आ गया। अब अगर इसको मैं फार्मूला की शक्ल में लिखूं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरह की लाइन आएगी, स्टेटमेंट आएगी। सो इफ वी पॉइंट न्यू वॉल्यूम एट 100 डिग्री सी, सपोज अगर हम वॉल्यूम पॉइंट करना चाहते हैं 100 डिग्री सी को, तो 100 डिग्री सी पर वॉल्यूम क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, और ओरिजिनल वॉल्यूम में चेंज आएगी, ओरिजिनल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब कितना इंक्रीज होगा, ये ऑलरेडी हमें पता है, ये इंक्रीज होगा 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल
सॉरी 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। ना अब इस फार्मूला में ये 100 कास्ट किया गया है। इसको हम इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। लाइक सपोज हमारे पास 0 डिग्री सी पर एक वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम था हमारे पास। सपोज हमारे पास ये है 0 डिग्री सी। इस पर जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को मैं कहूँ ओरिजिनल वॉल्यूम। अब सपोज मैं वॉल्यूम फाइंड करना चाहता हूँ 1 डिग्री सी पर, तो ये वॉल्यूम 1 डिग्री इंक्रीज हो गया, 0 से हो गया 1, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या बनेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम तो होगा ही होगा, लेकिन इस वॉल्यूम में इंक्रीज आएगी। इंक्रीज कितनी आएगी, 1/273 फॉर 1/273 हमारे पास 1 डिग्री के लिए इंक्रीज हो गई। सो हमारे पास 0 से 1 डिग्री बनी है, इसलिए हमारे पास वॉल्यूम के साथ 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऐड होगा। इस तरह अगर हम डायरेक्टली 0 से 2 पर जाएंगे, मतलब हम फाइंड करना चाहते हैं, हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम एट 2 डिग्री से, तो क्या होगा, हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा और इसके साथ हम एडिशन कर लेंगे, इसके साथ हम एडिशन कर लेंगे 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। अब 1 वॉल्यूम इंक्रीज होने के लिए हमने इसके साथ क्या किया था, 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऐड किया था। सो 2 डिग्री के साथ क्या करेंगे, 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम को 2 दफा हम लेंगे। सो वी विल टेक इट 2 टाइम्स। इस तरह अगर हम न्यू वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं 50 को, तो यहाँ पर क्या होगा, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो आसानी के साथ मैं ये फार्मूला कुछ इस तरह लिखूंगा स्टूडेंट्स के लिए कि न्यू वॉल्यूम एट x डिग्री सी। सपोज आपके साथ न्यू वॉल्यूम जो भी हो, आप x डिग्री सी पर ओरिजिनल वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं। सो हम लिखेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये 273 में इस राइट साइड पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर बनेगा 1/273 मल्टीप्लाई बाय ये जो x डिग्री सी पर आप फाइंड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, या यहाँ पर लिखे x डिवाइड बाई 273, या इस तरह हम लिख सकते हैं कि न्यू वॉल्यूम एंड x डिग्री सी इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाई 273 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। दिस इज ओरिजिनल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिलीट हम कर लेंगे। सो ये हमारे पास फार्मूला बन गया कि न्यू वॉल्यूम एट x डिग्री सी इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी प्लस x/273 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ना सपोज यहाँ पर अब एक स्पेशल केस हम लेते हैं किस चीज़ के लिए, एब्सोल्यूट जीरो के लिए। ये फाइंड यहाँ पर आ सकता है कि जिस तरह हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इससे हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सो लेट मी गो टू अनदर फेज। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो व्हाट इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, सो जब हम डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो सपोज लेट मी टेक अगेन इज एन एग्जाम्पल। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कैन है जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इतना फिल है हमारे पास 100 डिग्री सी पर, 100 डिग्री सी पर हमारे पास क्या है, ये फिल है। अब अगर मैं 100 डिग्री सी है और ये हमारे पास वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर हमारे पास सपोज मैं आसानी के लिए लीटर में वॉल्यूम लिखता हूँ। सपोज हमारे पास 5 लीटर इसकी वॉल्यूम है। अब अगर मैं इस वॉल्यूम को 100 के बजाय ले जाता हूँ 110 पर, सो ये माउस में 110 डिग्री सी पर, तो क्या होगा, ये वॉल्यूम 5 लीटर के बजाय हमारे पास बनेगा 5.1 लीटर। इसी तरह अगर इस टेम्परेचर को मैं डिक्रीज कर लूँ, सपोज मैं 100 से डायरेक्टली आ जाऊँ 80 डिग्री सी पर,
सो हमें पता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होती है। सो ये हमारे पास बनेगा 4 लीटर। इसी तरह अगर मैं डिक्रीज कर लूँ 60 डिग्री सी पर तो हमारे पास वॉल्यूम क्या बनता है, 2 लीटर बनता है। सो हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो क्या है, एब्सोल्यूट यहाँ पर डिफाइन होती है कि एब्सोल्यूट हमारे पास वैल्यू वो टेम्परेचर की वो वैल्यू है। सो एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास टेम्परेचर की वो वैल्यू है जिस पर हमारे पास ये वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए और ये हमारे पास क्या है, जीरो हो जाए। सो एब्सोल्यूट जीरो, ये जो टॉपिक में हमारे पास जीरो है, इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर जिस पर हमारे पास वॉल्यूम जीरो हो जाए। अब थ्योरी में तो ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केन को हम ले रहे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एटम है। सो जब ये वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज होगा तो ये जो मैंने गैसेस मॉलिक्यूल्स ली है, सपोज ये गैसेस मॉलिक्यूल को अगर मैं वॉल्यूम डिक्रीज कर लूँ तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो एट द एंड क्या होता है, ये जो गैसेस की मॉलिक्यूल है ये एक दोनों के पास आपस में मिल जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि ये दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि ये फिर एक दूसरे से और करीब नहीं आती, यानी इनकी वॉल्यूम में और डिक्रीज नहीं होती। सो एट द एंड ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जगह ऑक्यूपाई करते हैं और प्रैक्टिकली हमारे पास वॉल्यूम कभी भी हमारे पास जीरो नहीं होती। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो। सो एब्सोल्यूट जीरो जो है असल में हमारे पास है, इट इज टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम बिकम जीरो। अब किस तरह हमारे पास, सो इसको हम जब एक्सप्लेन करते हैं हम एक स्पेशल केस लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक गैस है जिसकी 0 डिग्री सी पर हमारे पास वॉल्यूम है 273 मिलीलीटर, 273 मिलीलीटर। अब सपोज मैं न्यू वॉल्यूम फाइंड करना चाहता हूँ, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सी। सो वॉल्यूम को अगर मैं 1 डिग्री सी पर फाइंड करना चाहता हूँ तो ये फार्मूला अप्लाई होगा कि वॉल्यूम एट 1 डिग्री सी इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ये फार्मूला हमारे पास आ गया कि न्यू वॉल्यूम एट, सब यहाँ पर मैं इसको फेस्ट कर लेता हूँ कि न्यू वॉल्यूम एट x डिग्री सी इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई x ओवर टू 373 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। सो मैं अगर 1 फाइंड करना चाहता हूँ तो x डिग्री सी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1 डिग्री सी। सो ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास है 273। अब ये एडिशन वाला साइन यहाँ पर आ गया। अब x और 273, x हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है, तो ये बनेगा 1 और 273 मल्टीप्लाई बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। सो ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास इस केस में क्या था, एट 0 डिग्री सी, दैट वाज 273। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा 273। अब ये 273 कैंसिल हो जाएगा। सो ये दोनों जब कैंसिल हो जाए यहाँ पर 1 आएगा। सो हम लिख सकते हैं कि 1 डिग्री सी पर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ गया 273 प्लस 1 इज इक्वल टू 274। इससे 1 आ जाएगा और ये 273 सो 274। अब अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ वॉल्यूम को, सपोज डायरेक्टली मैं चला जाता हूँ 273 पर, या सपोज आसानी के लिए लोग लेते हैं 100 डिग्री सी। सो 100 डिग्री सी पर मैं फाइंड करना चाहता हूँ। सो ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी इज 273 प्लस x ओवर 273। सो x हमारे पास है 100, सो ये आएगा x 100 डिवाइड बाई 273 इनटू आ जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम। सो ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास है 273। अब ये 273 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर आएगा 273 प्लस 100। सो 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 मिलीलीटर। अब अगर मैं डिक्रीज कर लूँ अब अगर ये वॉल्यूम मैंने 1 डिग्री सी पर फाइंड की थी, अब अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ -1 पर, तो सेम फार्मूला यूज होगा। ये इंक्रीज के लिए था, अब डिक्रीज के लिए हमारे पास क्या है, सो यहाँ पर लिख लेते हैं दिस वाज इन केस ऑफ इंक्रीज।
अब अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ डिक्रीज के लिए, तो डिक्रीज के लिए हमारे पास क्या है, यही सेम फार्मूला है, जस्ट ये जो पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव बन जाएगा। सो अगर आप 1 डिग्री सी के बजाय -1 डिग्री सी पर फाइंड करना चाहते हैं तो न्यू वॉल्यूम एट -1 डिग्री सी इज इक्वल 273 -1 ओवर 273 आप मल्टीप्लाई बाय 273 यहाँ से आएगा 273 कैंसिल हो जाएगा और 273 यहाँ से आएगा -1 इज इक्वल टू 272 आएगा। इसी तरह अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ न्यू वॉल्यूम एट -100 डिग्री सी तो ये आएगा ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी दैट इज 273 माइनस ये माइनस आएगा और सो x ओवर i, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा 100 डिवाइड बाई 273 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी दैट वाज 273। सो ये क्या हो जाएगा 273 और ये 273 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से आएगा 273 माइनस 100 इज इक्वल टू 173। नाउ इफ सपोज आई वुड लाइक टू फाइंड द न्यू वॉल्यूम एट 273 डिग्री सी माइनस 273 डिग्री सी, सो हमारे पास आएगा ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी डेट वाज 273 माइनस न्यू टेम्परेचर हमारे पास क्या है 273 पर हम फाइंड करना चाहते हैं डिवाइड बाय 273 इंटू मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वॉल्यूम एट 273। तो ये 273 कैंसिल हो जाएगा और इस 273 से 273 को हम माइनस करेंगे। सो 273 से 273 को अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या है न्यू वॉल्यूम आ गया 0। सो ये हमारे पास कौन सा केस है, ये हमारे पास ये वाला केस हो गया कि सपोज दिस इज ये मैं ले लेता हूँ XY प्लेन में ले लेता हूँ। सपोज हमारे पास 0 डिग्री सी ये हमारे पास हो गई 0 डिग्री सी, ये हमारे पास हो गई 273 डिग्री सी और ये हमारे पास हो गई -273 डिग्री सी। अब ये हमारे पास हो गई टेम्परेचर, x एक्सिस पे हमारे पास है टेम्परेचर। वॉल्यूम हमारे पास है मिलीलीटर में अगर हम ले रहे तो 0 से स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास हो गया 0। अब वॉल्यूम के लिए भी 273 मिलीलीटर, अब इस तरह 273 को डबल 546 मिलीलीटर 546। सो जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमने फाइंड की वो इस ग्राफ से एक्चुअली ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन हो जाती है। सो हमने लिया था कि 0 डिग्री सी पर सपोज हमारे पास एक गैस की वॉल्यूम हमारे पास क्या है 273, दिस इज टेम्परेचर। जहाँ पर 0 है तो वॉल्यूम हमारे पास क्या था 273। ऑलरेडी हमने बताया कि हमारे पास अगर टेम्परेचर 273 हो तो वॉल्यूम हमारे पास क्या बन जाता है 546। अब जबकि टेम्परेचर हमारे पास 273 आता है तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है 0। सो लेट मी ड्रा एन एरो। सो अगर हम ड्रा करना चाहते हैं तो इस तरह का हमारे पास ग्राफ बनेगा। सो ये हमारे पास इस साइड पे हमारे पास क्या हो गया, इस साइड पे हमारे पास टेम्परेचर और इस साइड पे हमारे पास वॉल्यूम। सो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन डायरेक्टली है, जिस तरह टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सो एक टेम्परेचर इस तरह आ जाता है जिस पर हमारे पास क्या हो वॉल्यूम 0। सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। अब रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है, ये याद रखे फॉर ईटा और जो भी एंट्री टेस्ट हो कि वो आपको कहेंगे ये एब्सोल्यूट 0 आइडियल पॉसिबल है कि नहीं है। सो ये हमारे पास एक आइडियल सिस्टम है। अब जबकि जिस तरह हम सारे की सारी जो गैसेस है अगर वो टेम्परेचर जिसके हम डिक्रीज करते हैं तो ये बाद में लिक्विड्स बन जाते हैं और लिक्विड्स भी हमारे पास लिटिल कंप्रेसिबल है और एट द एंड हमारे पास वो कंप्रेसिबल नहीं होते। ये था हमारे पास एब्सोल्यूट 0। अब इसके बाद जो नया टॉपिक है वो हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास एक इक्वेशन है जो रिलेट करता है हमारे पास प्रेशर को, वॉल्यूम को और टेम्परेचर को। सो आइडियल गैस इज दैट इक्वेशन
that relates pressure, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो आइडियल केस इक्वेशन किस तरह बनता है? सबसे पहले ऑलरेडी हमको पता है अबाउट चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ को डायरेक्टली ले लेते हैं कि बॉयल्स लॉ के मुताबिक, बॉयल्स लॉ जो हमने पढ़ी थी, बॉयल्स लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम था हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किस चीज को? प्रेशर को। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, सो लेट मी फाइंड, चलो कंट्रोल शिफ्ट है। सो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर को। अब चार्ल्स लॉ के मुताबिक सेम वॉल्यूम हमारे पास क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। अब एवोगाड्रो लॉ को अगर हम देख ले, एवोगाड्रो लॉ के मुताबिक वॉल्यूम हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। सो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो इतना वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा होगा। सो अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर ले, सब में लेफ्ट साइड में V है, तो अगर हम इस चीज को तीनों को कंबाइन कर ले तो इन तीनों के मुताबिक V डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर को, थर्ड के मुताबिक V टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ मोल्स को, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर को। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वलिटी ऑफ साइन लगा लूँ, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बजाय मैं इक्वलिटी साइन लगाऊँ तो हमारे पास एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम कहते हैं R। ये R हमारे पास है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट। लिख लेते हैं R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और जनरल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैं इज इक्वल टू आर आ गया और टी एन डिवाइड बाई पी। सो हमारे पास हो गया टी एन डिवाइड बाई पी। अब इस पी को मैं लेफ्ट साइड पर ले आऊँ तो हमारे पास बनेगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमारे पास क्या है? दिस इज जनरल गैस इक्वेशन और which is also known as ideal gas equation. So what is ideal gas equation? Ideal gas equation is equal to PV nRT। अब स्टैंडर्ड मोल अगर हम ले ले गैस की, सो जो भी गैस हो अगर हम इसकी स्टैंडर्ड अमाउंट ले ले या स्टैंडर्ड अमाउंट या स्टैंडर्ड मोल ले ले तो तब क्या होता है? इन दैट केस n इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर अगर हम n पुट कर ले तो हमारे पास आएगा कि पी वी इज इक्वल टू आर टी, या इस तरह हम लिख सकते हैं कि पी वी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू आर, यानी पी वी डिवाइड बाई आर हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। सो इसका मतलब है कि अगर हम पी को इंक्रीज करते हैं तो इससे वॉल्यूम और टेम्परेचर पर फर्क पड़ेगा, और जिस तरह टी को हम डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं इससे पी और वी पर फर्क पड़ेगा, इससे इसमें डिफरेंस आएगी। लेकिन इन तीनों की जो वैल्यूज है वो हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास फिक्स होगी और एक कांस्टेंट होगी। अब अगर हमारे पास टू वैल्यूज है, इस इक्वेशन की टू वैल्यूज है हमारे पास, एक है हमारे पास इनिशियल वैल्यू। सो इनिशियल वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ? P को कह देता हूँ P1, V को मैं सपोज कह दूँ V1, इनिशियल वैल्यू है इसलिए 1 1 लिखते हैं। सो T बन जाएगा T1। अब इनिशियल के बजाय अगर मैं लिखूँ फाइनल गैस, सो फाइनल स्टेट के लिए क्या होगा? फाइनल स्टेट के लिए सेम इक्वेशन आएगा, लेकिन 1 को हम जस्ट रिप्लेस करेंगे 2 से। अब ये P1 V1 डिवाइड बाई T1 ये इस केस में भी R के बराबर थे और इस केस में भी R के बराबर है। सो इस साइड पर भी R है, इस साइड पर भी। सो इस R के बजाय अगर मैं ये वैल्यूज लिखूं तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, सादा सा इक्वेशन P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू इस R को, ये जो हमारे पास इज इक्वल टू R है, इस R के बजाय मैं इस R की वैल्यू लिखूं
तो ये वाली मैं कॉपी करके इसके बजाय लिखूँ तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगा P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2 और ये हमारे पास है जनरलाइज फॉर्म ऑफ आइडियल केस इक्वेशन। सो अगर ईटा में आ जाए कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरलाइज फॉर्म ऑफ आइडियल केस इक्वेशन, तो याद रखें कि जनरलाइज फॉर्म ऑफ आइडियल केस इक्वेशन इज दिस वन। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, इस इक्वेशन की जो हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसके हमारे पास बहुत से फ़वाइद है, बहुत से हमारे पास क्या है एप्लीकेशन है। द फर्स्ट वन इज इससे हम फाइंड करते हैं कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आर एस आई यूनिट ऑफ आर, डेंसिटी एंड मास, डेंसिटी और मास। सो ईटा में आते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डेंसिटी या मास और इनका ताल्लुक किस चीज़ से, प्रेशर वॉल्यूम या इनमें से किसी भी। सो द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड द यूनिट ऑफ आर, अबाउट जो भी ईटा हो हर ईटा में आर की यूनिट आपसे रिक्वायर्ड होती है और इस पे एमसीक्यूज होती है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि बिफोर स्टार्ट हम ये वाला इक्वेशन लेंगे जो यूज़ करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इससे हम फाइंड करेंगे द यूनिट ऑफ आर। सो आसानी के लिए अगर आप ईटा के लिए फाइंड में आ जाए तो डायरेक्टली ये इक्वेशन याद रखें कि मैंने यूनिट फाइंड करनी है आर से, तो किस चीज़ से फाइंड करनी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो आर हमारे पास आएगा या पी वी डिवाइड बाई एन टी। अब नॉर्मल यूनिट्स लिख लेते हैं जो डेली बेसिस पर हमें पता होता है। सो नीचे से शुरू करते हैं जो सबसे ज़्यादा इजी हो, एन नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स का एक ही यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं एंड दैट इज मोल। अब टेम्परेचर है, सो टेम्परेचर एसआई में लेंगे डिग्री सी के बजाय हम लिखे क्या डायरेक्टली केल्विन। अब प्रेशर, सो प्रेशर हमें पता है कि एट एसटीपी अगर हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हो तो एसटीपी पर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर हमारे पास बराबर है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब बात रहेगी प्रेशर की, सो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 atm। सो यहाँ पर अगर हम देख लें तो हमारे पास ये टेम्परेचर जो मैंने लिखी है दिस इज टेम्परेचर। सो हमारे पास अगर बात कर ले एस टी पी पर, सो एस टी पी पर हमारे पास यूनिट ऑफ आर फाइंड कर लेंगे। सो एट एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, जबकि टेम्परेचर हमारे पास होता है 0 डिग्री सी आर 273 केल्विन। ये हमारे पास अलग सा एक एमसीक्यूज है, याद रखें कि व्हाट इज एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वो हमारे पास क्या है, जब हमारे पास टेम्परेचर 273 केल्विन प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो ये हमारे पास क्या है एसटीपी। तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर में लिख लेता हूँ 273 केल्विन, एंटर। सो हमारे पास आर का यूनिट क्या आ गया, हमारे पास आ गया डेसीमीटर क्यूब एटीएम फॉर मोल पर केल्विन। ये हमारे पास आ गया फॉर मोल पर केल्विन, दिस इज द यूनिट ऑफ आर। लेकिन इस 22.4 को हम डिवाइड कर लेते हैं 273 को, क्या कर लेते हैं, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। अब सपोज हमारे पास ईटा में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, हमारे पास क्या है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, हमारे पास ऊपर है 22.4 और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है 273। सो मैं क्या कर लेता हूँ, इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/10। सो अगर आप पॉइंट को रिमूव करते हैं तो इसके बजाय 1 लिखेंगे और राइट साइड पे जितनी भी नंबर दे उसके लिए 0 लिखेंगे, वो भी इस नंबर से नीचे। सो यहाँ पर मैं 10 से मल्टीप्लाई के बजाय राइट साइड पर 1/10 लिखा ताकि मुझे आसानी हो। अब 224 या 273 सपोज ये हमारे पास है 0, ऊपर लिख लेता हूँ। सपोज ये हमारे पास है 220 और ये हमारे पास है 270, थोड़ा डिफरेंस है, इस तरह फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इससे मुश्किल आसानी होगी कैलकुलेशन में। सपोज दिस 4 कैंसिल विद दिस, सो हमारे पास नंबर क्या बचता है, हमारे पास नंबर बचता है 22 डिवाइड बाई 27। सो अगर हम लिखते हैं कि 27 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 27 आता है। सो सपोज इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 0.8 से,
सो ये 27 22 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 0.8 और नीचे हमारे पास ये वाला 10 आ गया। सो इसको अगर मैं दूसरी दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हमारे पास क्या हो गया 0.08। सो आर की वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या हो गई 0.08, जो कि सही वैल्यू हमारे पास है 0.0821। सो ये हमारे पास आ गया आर की वैल्यू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर ईटा 2020 या इसके अलावा जो भी टेस्ट आप देंगे। सो हमारे पास जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 22.4 dm³, नंबर ऑफ मूव्स इज इक्वल टू 1, टेम्परेचर हमारे पास हो 272, तो अगर हम कैलकुलेशन कर ले तो हमारे पास बनेगा R इज इक्वल टू 0.0821। या सिंपली याद कर ले STP पर हमारे पास R की वैल्यू होती है 0.0821। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर से हमें पता है कि टेम्परेचर हमारे पास 273 होता है और हमारे पास P 1 एटमॉस्फेयर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ R। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात इस तरह अब शुरू होती है कि हमारे पास आर के यहाँ डिफरेंट यूनिट्स लिख सकते हैं। सपोज हमें पता है कि सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैं रिप्लेस कर लेता हूँ प्रेशर ऑफ यूनिट्स को। सो हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्या मतलब है 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। सो ये हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर है, इसके मैं Hg में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो इसको कन्वर्ट करता हूँ तो इसको मैं सिंपली 760 पर मल्टीप्लाई करूँगा। सो R हमारे पास बनेगा, अगर 0.082 को मैं 60 पर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये याद रखे, ये नंबर डायरेक्ट कैलकुलेशन याद रखे 62.4 वैल्यू है जस्ट। सो ये हमारे पास क्या हो गया, सेम वैल्यू आ गया, बस ATM को हमने कन्वर्ट कर दिया मिलीमीटर ऑफ H। अब इस तरह से 160 मिलीमीटर ऑफ Hg। सो फर्दर हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास केल्विन, फर्दर हमें पता है कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg हमारे पास बराबर है इज इक्वल टू 1 टार, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर Hg प्रेशर इज इक्वल टू 1 टार। सो इसके बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बजाय मैं 1 टार लिख सकता हूँ। सो दिस इज क्वाइट इजी, ये सिंपली आ जाएगा और यहाँ पर मैं मिलीमीटर ऑफ Hg की बजाय लिख लेता हूँ टार। सो ये हमारे पास R का 1 2 3 थर्ड नंबर इक्वेशन आ गया। अब अगर इस डेसीमीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सो वो एक अलग केस है, चलो पढ़ लेते हैं, आपको आसानी होगी, फिजिक्स में आपकी काम आएगी। सपोज ये 62.4 जो है ये मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किस चीज़ में, ये मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ सेंटीमीटर क्यूब में। सो आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे, आप इसको अलग से साइड पर लिखेंगे। सो ये मैंने यहाँ पर मैं 62.4 पेस्ट कर लेता हूँ। सो लेट मी मेक दिस प्लेस क्लियर। सो ये हमारे पास आ गया 62.4 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज माय टारगेट। इस 62.4 को मैंने क्या करना है, इसको मैंने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सो इस तरह इजी नहीं है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली सेंटीमीटर क्यूब लिखूँ। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 62.4 डेसीमीटर को मुझे चाहिए डेसीमीटर क्यूब। सो क्यूब का फर्स्ट रूल, जहाँ पर यूनिट में क्यूब हो, इस क्यूब का मतलब है कि ये 3m पर भी है और ये 3d पर भी है। क्या मतलब है, ये जो क्यूब है ये हमारे पास इस DC पर भी है और इस मीटर क्यूब पर भी है। सो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 62.4 d क्यूब मीटर क्यूब। अब मुझे इस DC क्यूब की ज़रूरत नहीं है, सो मैं यहाँ पर DC की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। सो द वैल्यू ऑफ DC इज ऑटो फेम टू पिको नैनो। सो ये मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ऑटो फेम टू पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी DC, दिस इज DC। सो 18 15 12 9 6 3 2 1। सो दिस इज -1, DC वैल्यू इज -1। सो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास आ गया 10⁻⁴ -3। सो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हमारे पास, वो हमारे पास आ गई 62.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ -3 इंटू
मीटर क्यूब, मुझे चाहिए सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर हमारे पास मीटर क्यूब है। अब यहाँ पर मुझे चाहिए सेंटी। सो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हमारे पास क्या है कि ये 3 हमारे पास क्या है, इस सेंटी पर भी है और इस एम पर भी है। सो इस इक्वेशन में मुझे चाहिए क्या, सेंटीमीटर क्यूब। सो मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जो सेंटीमीटर क्यूब है इसकी वैल्यू लिखेंगे क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मुझे जस्ट ये चाहिए था। सो इस सेंटी की वैल्यू क्या है, 8 को नैनो माइक्रो मिली सेंटी, 18 15 12 9 3 2। सो इसकी वैल्यू हमारे पास है 10⁻⁻²। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10⁻⁻²। अब ये सेंटीमीटर क्यूब था, सो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो इसके बजाय मैं लिख लेता हूँ कि 10⁻3 2 6 यानी -6। सो ये हमारे पास चला गया। अब इस -6 को अगर मैं ऊपर ले आओ तो ये हमारे पास बनेगा +6। सो इसकी बात भी ख़त्म हो गई। -3 + 6 = +3। सो ये आएगा +3। सो 62.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3 का मतलब है कि 62 × 4 1 2 और बाकी ये सेंटी क्यूब मीटर क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारे पास क्या हो गया, डेसीमीटर कन्वर्ट हो गया इनटू सेंटीमीटर क्यूब। सो इस तरह भी ये याद रखें कि अगर आप फाइंड करना चाहते हैं आर की यूनिट, सो इस 62.4 के बजाय हमारे पास आएगा -62400 सेंटीमीटर क्यूब टार पर मोल पर केल्विन। सो ये हमारे पास आर के डिफरेंट वैल्यूज आ गए और डिफरेंट हमारे पास क्या है, मोल पर केल्विन। सो याद रखना है आपको ये वैल्यूज और इससे जो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी है 760 को, ये दोनों वैल्यूज आपने याद रखी है, बाकी सिंपल है जस्ट। सो ईटा में ये बिल्कुल बहुत सारे आते, ये वाली वैल्यूज गिवन होते हैं, लेकिन ये जो यूनिट से इसको दाएं बाएं कर लेता है। सो ये याद रखे कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर ईटा। द नेक्स्ट इज कि अगर हम फाइंड करना चाहते हैं इस आर का यूनिट SI में, ये तो हमने STFE पर फाइंड किया। अब सपोज मैं फाइंड करना चाहता हूँ आर यूनिट इन SI, तो इसका क्या मतलब है कि हम वैल्यूज पुट करेंगे सारी की सारी ऐसीज। सो R = PV/NT ये हमें पता है। सो लेट्स स्टार्ट the game. So pressure STP, we know that STP is equal to 101,325 Pascal, 101325 Pascal. This is SI pressure unit. अब वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास है, लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है SI, तो वॉल्यूम का हमारे पास बनेगा मीटर क्यूब। सो इस 22.4 डेसीमीटर क्यूब को अगर मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लूँ तो ये हमारे ख्याल में मैंने यहाँ पर बात की थी, ये हमने यहाँ पर कन्वर्ट की थी 10⁻³ जिस मल्टीप्लिकेशन में आया था। तो हमारे पास अगर 10⁻³ आ जाता है, सो दिस इज, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ वॉल्यूम से, वॉल्यूम हमारे पास है 0.0224। जस्ट आपको 22.4 डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब ऐसा यूनिट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, मोल है। सो दैट इज 1 मोल मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हमारे पास क्या है 273 केल्विन। सो अगर हम ये सारा कैलकुलेशन कर ले तो हमारे पास इससे जो वैल्यूज आती है वो हमारे पास क्या है, पास्कल जो मैंने वैल्यूज लिखी थी, पास्कल के बजाय हम आसानी से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वेयर P = फोर्स पर यूनिट एरिया। सो इस तरह अगर ये कैलकुलेशन कर ले तो इससे हमारे पास आती है 8.3143। अब यूनिट क्या आएगा, पास्कल मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल इनटू केल्विन। दिस इज द SI यूनिट ऑफ R। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो दिस पास्कल के बजाय मैं लिख सकता हूँ कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इस स्क्वायर को इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये इन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी इससे, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जस्ट एक m रह जाएगा। सो दिस इज अनदर यूनिट ऑफ
ये m प्रोडक्ट में आ जाएगा। सो दिस इज द अनदर यूनिट ऑफ R 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास ऐसा यूनिट है। अब जिस तरह हमें पता है कि वर्क हमारे पास बराबर होता है W इज इक्वल टू FD, यहाँ पर F का यूनिट न्यूटन है, D का यूनिट हमारे पास मीटर है। सो ये हमारे पास वर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, और वर्क का यूनिट हमारे पास है क्या, जूल। सो इस इक्वेशन में न्यूटन मीटर के बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जूल। सो ये हमारे पास R का एक और यूनिट आ गया। अब एक और यूनिट भी हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। सो वो हमारे पास क्या पॉसिबल है, सो एक अनदर यूनिट हमारे पास क्या है, वो पॉसिबल है। वो क्या है कि अगर इस जूल को मैं कन्वर्ट कर लूँ किस चीज पर, केल्विन पर। सो हमें पता है कि 1 जूल हमारे पास बराबर कि 1 कैलोरी। सो वो यहाँ पर अलग लिख लेते हैं कि हमें पता है, अनदर स्टेप में लिख लेते हैं कि 1 कैलोरी हमारे पास बराबर होती है 4.12 जूल। सो जितनी भी आप कन्वर्जन करेंगे ये इसका बेहतरीन तरीका है। लेंथी होता है बट 100% क्या हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है। 1 कैलोरी 4.12 के बराबर है। सो लेट मी अप्लाई टेप। सो 1 कैलोरी हमारे पास बराबर होता है 4.12 के। सो 8.134 किस जूल, 8.314 जूल किसके बराबर होगा, या सिंपली यहाँ पर जूल है, हमें 1 चाहिए। सो क्या करेंगे हम कि कितनी कैलोरी की बराबर होगा, 36 नाउ हम कैलोरी फाइंड कर लेते हैं इज इक्वल टू, अब 1 जूल किस चीज के बराबर होगा। सो हम 1 किस चीज के और बराबर होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और x आएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय 4.12। सो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज हियर, लेट मी पॉज। नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। सो यहाँ पर मैं फाइंड करना चाहता हूँ x कैलोरी। सपोज 1 जूल को मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि 1 जूल हमारे पास कितनी कैलोरी के बराबर हो। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँ 1 आएगी, इस x को मल्टीप्लाई करूँ ये हमारे पास आएगा 4.12। सो x इंटू 4.12 हमारे पास यानी 4.12 x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से मैं x फाइंड करना चाहता हूँ, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 412। सो ये मेथड हमारे पास क्या है, ये लिटिल लेंथी है, इसकी वैल्यू आती है 0.002। सो कैलकुलेटर नहीं होती हमारे पास। सो इस मेथड को मैं यहाँ पर थोड़ा रिजेक्ट कर लेता हूँ। हम क्या कर लेंगे, एक आसान सा तरीका अपनाएंगे। वो क्या है कि ऑलरेडी जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, वी नो दैट कि हमारे पास 1 कैलोरी हमारे पास बराबर होता है, इस तरह मैंने पहले बताया 1 कैलोरी हमारे पास होता है 4.184 जूल, 4.184 जूल। अब इस 8.3 जूल को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कैलोरी को। सो ये हमारे पास क्या गया, x इज इक्वल टू 8.3143। ये हमारे पास सिंपली क्लास 6 का क्वेश्चन है। अगर 1 कैलोरी इतनी जूल के बराबर है तो इतनी जूल कितनी कैलोरी की बराबर होगा। सो इसको डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसको इससे कर ले तो 1 को 8.314 से कर लेंगे तो अगेन हमारे पास आएगा 8.3143। दूसरी साइड पर इसको x से इससे मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आएगा x इंटू 4.184। अभी x मुझे फाइंड करना है, सो इसको मैं इस साइड पर ले जाऊंगा और इसको डिवाइड कर लूंगा। तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 8.3143 डिवाइड बाय 4.184। सो अगर इसको देखें 4 है और ऊपर 8 है, सो 4 1 जार 4 2 जार 8। सो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, डायरेक्टली 2 आना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 184। सो 184 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 184 हमारे पास 314 से
सिंपली डायरेक्टली ज़्यादा आता है। सो ये नंबर हमारे पास, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 8.31 से कुछ ज़्यादा आता है, इसलिए ये 2 की बजाय हमारे पास क्या होगा 0.9 समथिंग होगा। सो 1.9 समथिंग होगा। सो हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यूज है ये वाला इक्वेशन है, इसको अगर हम मैं कैलोरी में कन्वर्ट कर लूँ तो हमारे पास क्या होगा। सो ये हमारे पास बन जाएगा R इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 1.98 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। सो यहाँ से स्टार्ट जो भी हमारे पास ये 1 2 3 4, ये 4 जो है हमारे पास क्या है, सारे SI यूनिट है R की, और ये हमारे पास SI यूनिट है। इसके अलावा ये हमारे पास SI के अलावा जो यूनिट्स थे, सो ये जो सारे यूनिट्स है ये हमारे पास ईटा के लिए 1 कन्फर्म MCQs है। सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ R। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो हम फाइंड करना चाहते हैं डेंसिटी। इस इक्वेशन से जो हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT है। सो दिस वन आइडियल गैस इक्वेशन जो है हमारे पास, इससे हम फाइंड करना चाहते हैं डेंसिटी को। सो हाउ टू फाइंड द डेंसिटी, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सिंपल। सो आपने ये इक्वेशन लिखना है PV इज इक्वल टू nRT। सो डेंसिटी हमारे पास बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास है, लेकिन हमें इस इक्वेशन में चाहिए मास। सो मास हम कहाँ से लिखेंगे, मास हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स में लिखेंगे। कैसे, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स की बजाय मैंने सिंपली लिखा मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब डेंसिटी का इक्वेशन है वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये वॉल्यूम मुझे यहाँ पर चाहिए। सो ये मैं m यहाँ पर ले आता हूँ, तो ये हमारे पास PM बनेगा, और यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है, यहाँ पर जो ऊपर हमारे पास m/m था, ये नीचे जो m है ये हमारे पास बनेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू RT। सो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास हो गया क्या, डेंसिटी, हमारा इक्वेशन बन गया। सो हम लिख सकते हैं कि PM, ये मैं RT दूसरे लेफ्ट साइड पर लाता हूँ, ये हमारे पास डिवीजन में होगी, और ये हमारे पास हो गया डेंसिटी। सो डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। सो ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। सो ये ईटा में आता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। आप लोगों को इक्वेशन आंसर में दी होंगी PM डिवाइड बाय R, RT डिवाइड बाय PM, P डिवाइड बाय MRT। सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, दैट D इज इक्वल टू PM/RT। The next is to find the mass. So mass तो इज था, मास यहाँ पर फाइंड हमारे पास हो गया था। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इससे हम ये मास को कैसे फाइंड करेंगे, इसको एक साइड पर लिखेंगे अलग सा, तो ये हमारे पास फाइंड हो गया। सो इसको मैं, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर T था, ये V था, इस M को लेफ्ट साइड पर लाएंगे, हमारे पास M बन गया, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई में ये RT, तो ये हमारे पास डिवीजन में RT आएगा। सो PVM डिवाइड बाय RT इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मास। सो ये हमारे पास थे, हमारे पास क्या था, दिस वाज ऑल अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन पर जो MCQs आते हैं वो ज़्यादा की ज़्यादा इस ऑप्शंस पर हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन पर हम हल कर सकते हैं कि P1V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइड बाई T2। या अगर मैं एक लाइन में आसानी के लिए इसको लिख सकता हूँ, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि इसको मैं, ये T1 जो है इसको मैं लेफ्ट साइड पर ले आऊँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और इस T2 को तो मैं इस साइड पर ले आऊँ तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 2 होगा। सो ये भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन बन गया कि P1V1 मल्टीप्लाई बाई T2 इज इक्वल टू P2V2 मल्टीप्लाई बाई T1। अब जो MCQs आते हैं इस इक्वेशन पर वो हमारे पास क्या होंगे, इनिशियल स्टेट, ये हमारे पास P1V1 T1 इनिशियल था, P2V2 T2 फाइनल था। आपको 2 स्टेजेस गिवन होंगे, और 2 स्टेजेस में हमारे पास क्या होगा, P1V1 T1 P2V2 T2। इस 6 वैल्यूज में 5 वैल्यूज गिवन होंगे, और 6 नंबर जो वैल्यूज है वो आप लोगों को फाइंड करनी होगी। या आपको प्रेशर गिवन होगा, टेम्परेचर गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, और हमें फाइंड करना होगा
डेंसिटी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डेंसिटी। सो लेकिन हाँ, दिस इज द पॉइंट मुझे अब याद आया कि सपोज आपको कहा जाए, सपोज दिस इज एमसीक्यूज के, एमसीक्यूज में आए कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ CO2, आपको डेंसिटी फाइंड करनी है CO2 की एट 20 डिग्री C एंड 750 मिलीमीटर ऑफ Hg। और से सुने जरा, एंड सो बस ये गिवन है हमारे पास। हमें प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, हमें फाइंड करना है डेंसिटी। सो इस तरह का जो भी इक्वेशन आ जाए, सो डायरेक्टली हम यूज करेंगे दिस इक्वेशन, दैट पीवी डेंसिटी का जो इक्वेशन है, दिस इज PM डिवाइड बाय RT, ऑलरेडी जो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। सो दिस इज द इक्वेशन। सो इसके लिए हमें चाहिए प्रेशर। सो प्रेशर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, गिवन है 750 मिलीमीटर ऑफ Hg। सो आसानी के साथ आप इस प्रेशर को कन्वर्ट कर लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। सो हमें पता है कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg 1 के बराबर होता है। ये 760 के बजाय 750 है, थोड़ा कम है। सो हम 1 के बजाय 0.9 समथिंग लिखेंगे। सो डेंसिटी हमारे पास क्या हो गया, हम लिखेंगे 0.98 या 0.99। अब सेकंड जो है ये हमारे पास है मोलर मास। ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है, आपको देखना होता है दिस इज द कि हमारे पास गैस क्या है। सो इस यहाँ पर हमारे पास CO2 गैस है। सो CO2 का हमारे पास मोलर मास क्या है, 44। या सपोज हमारे पास SO2 हो, तो SO2 की केस में हमारे पास हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे 64। नेक्स्ट हमारे पास है R को आखिर कर लेते हैं। टेम्परेचर पे है, फिर टेम्परेचर 220 डिग्री से, सो इसको 273 इसके साथ ऐड कर लेंगे ताकि केल्विन में हो जाए। सो 273 प्लस 20 इज इक्वल टू 293 केल्विन। सो अगर आप देख रहे हैं कि मैं सारे की सारी यूनिट्स क्या कर रहा हूँ, मैं SI पुट कर रहा हूँ, तो मैं R की वैल्यू भी SI लिखूंगा। तो यहाँ पर R की वैल्यूज हमारे पास क्या है, 0.0821 जो हमारे पास उसकी SI वैल्यू थी। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर इसको मैं फाइंड कर लूँ तो इससे जो भी आंसर आता है दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड डेंसिटी। इसी तरह अगर आपको एक MCQs हो इटा 2020 में, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग जो भी हो, सपोज आपको फाइंड करना हो कि फाइंड द मास, आपको गिवन हो वॉल्यूम, नेक्स्ट जो वैल्यूज है आपको गिवन हो टेम्परेचर, और इसके साथ साथ अगर आपको गिवन हो प्रेशर, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि व्हाट इज द कंपाउंड। सो अगर आप ये चार चीजें आपको गिवन हो कि सपोज हमारे पास 20 डिग्री C है, 750 मिलीमीटर Hg है, CO2 गैस है हमारे पास, प्रेशर हमारे पास ये है, और तो आप और वॉल्यूम भी गिवन हो और आपको कहे कि आप फाइंड कर ले मास। सो ऊपर का जो मास का जो रिलेशन था वो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। दिस इज द रिलेशन फॉर मास। सो लेट्स यूज दिस। सो इसको आप क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन को हमने यूज करना है, PVM डिवाइड बाय RT। प्रेशर हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मोलर मास कंपाउंड पर डिपेंड करता है, और R की वैल्यूज हम क्या लिखेंगे 0.0821 बिकॉज इट इज SI। सो दिस वाज, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था आइडियल गैस इक्वेशन। अब हमारे पास है एक नॉन आइडियल गैस इक्वेशन, सो दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल इक्वेशन। अब वैन डर वाल इक्वेशन हमारे पास है नॉन आइडियल गैसेस की है। सो डायरेक्टली शॉर्टकट में कर लेते हैं कि हमारे पास है PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारे पास था वो आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो आइडियल गैसेस के लिए है, रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैसेस से डिसओबे करती है। सो अब ये डिसओबे किस तरह करेंगे, ये डिपेंड करेंगे, ये हमारे पास डिपेंड करेंगे कंडीशन पर, स्पेशली हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा हो और वॉल्यूम हमारे पास, प्रेशर हमारे पास कम हो, तो गैस लॉज ऑलमोस्ट परफेक्टली डिविएट करते हैं। सो
सारी अगेन पढ़ लेते हैं कि आइडियल गैस लॉ परफेक्टली काम कब करते हैं, तब करते हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो और हमारे पास प्रेशर लो हो। अब नॉन आइडियल गैसेस जो होती है, या अगर मैं लिखूँ कि रियल गैसेस, सो रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, तब फॉलो नहीं करते जब हमारे पास टेम्परेचर लो हो और हमारे पास प्रेशर क्या हो, हाई प्रेशर हो। सो ये याद रखें कि रियल गैसेस आइडियल गैसेस से, आइडियल गैस इक्वेशन से डिस्ट्रीब्यूट तब करते हैं कि टेम्परेचर हमारे पास कम हो, प्रेशर हमारे पास ज़्यादा हो। रीज़न हमारे पास इसकी क्या है? रीज़न हमारे पास ये है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन में जो वॉल्यूम लिया गया था, ये वॉल्यूम हमारे पास जो था, ये हमारे पास गैस का वॉल्यूम लिया गया था। यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल की वॉल्यूम की वैल्यूज पुट नहीं की गई थी। कैसे? लेट मी अगेन टेक अ कैन। सो अगर हमारे पास ये एक कैन है, सो इसमें ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं। अगर छोटी है भी है तो जैसी भी है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगी। अब जितनी भी है, जैसी भी है, लेकिन वॉल्यूम तो होगी, कम है, ज़्यादा है, जो भी है, लेकिन वॉल्यूम है। सो अब आइडियल गैस इक्वेशन में इस वॉल्यूम को नज़रअंदाज किया गया था। ये जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, जिसको अगर मैं लिखूँ Vm, इसको नज़रअंदाज किया गया था। इस कंटेनर का सारा जो वॉल्यूम है, ये V जो है, ये हमारे पास है PV = nRT का। जो हमारे पास PV = nRT है, PV = nRT, ये वॉल्यूम जो पुट किया गया था, ये इस सारे कंटेनर का वॉल्यूम था। ये मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इससे सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया था। जबकि असल में ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह जो भी फ्री है, फ्री जगह हम कैसे पॉइंट करेंगे? फ्री जगह हम पॉइंट करेंगे ये जो सारा जगह है टोटल कंटेनर से, सारे कंटेनर से अगर इसकी मॉलिक्यूल की जगह को मैं हटाऊं तो खाली जो जगह है ये तब पॉइंट होगी। सो वी प्री हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? वी टोटल माइनस वी ऑफ मॉलिक्यूल। सो इक्वेशन में क्या होना चाहिए था? इक्वेशन में इस वी की बजाय इस v माइनस वी एम को पुट करना चाहिए था, जबकि ये v गलत है। सो ये जो इक्वेशन था, ये हमारे पास था आइडियल के लिए। नॉन आइडियल के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे v माइनस वी एम, या वी एम को हम कहते हैं सिंपली b। सो रियल गैस इक्वेशन में हमारे पास v की बजाय होता है v माइनस v। सो रियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है? p इंटू वी माइनस पी होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल की साइज है, ये इस वी में मुश्किलात का सामना है। सो अगर सपोज को मैं टेम्परेचर कम कर लूँ, सो टेम्परेचर कम करने से ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ये लिक्विड बनेगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? थोड़ी लिक्विड बनेगी इस गैस से। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है, इसलिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन जो है, गैसेस इससे डिविएट करते हैं। या अगर इस पर हम कुछ मास रख के, यानी ऊपर से प्रेशर रखे, तो जब ऊपर से प्रेशर अप्लाई होता है तो ये वॉल्यूम अगेन कम होगा और यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल आ जाएंगे। सो तब क्या होगा? यहाँ पर भी वॉल्यूम की वैल्यू में डिफरेंस आएगी। सो आइडियल गैस इक्वेशन जिसमें हमारे पास है PV = nRT, ये डिविएट कब करते हैं? जब हमारे पास टेम्परेचर कम हो या प्रेशर ज़्यादा हो। सो ये याद रखें, ईटा में आते हैं कि डिविएशन कब होती है? सो डिविएशन होती है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, और आइडियल गैस इक्वेशन परफेक्ट काम करता है एट हाई टेम्परेचर इन लो प्रेशर, जहाँ पर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर हो। अब ये नॉन आइडियल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन फाइंड की थी वैन डर वाल ने। अब वैन डर वाल ने एक करेक्शन की थी वॉल्यूम में, जिसमें ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पर जो भी फ्री है, इसने क्या किया था? इसने कहा कि हमारे पास जो इक्वेशन तो सही है, लेकिन इसमें वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल माइनस नहीं की गई है। सो यहाँ पर अगर मैं कि वॉल्यूम की माइनस के बजाय मैं यहाँ पर लिखूँ b, ये तब ठीक होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होगा? 1 होगा। सो मैं उस 1 को निगलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर के बारे में। सो जब आइडियल गैस इक्वेशन में बात की गई थी प्रेशर की, तो ये प्रेशर हमारे पास कम होता है आइडियल की।
अब वॉल्यूम ज़्यादा थी रियल में और प्रेशर हमारे पास था कम। सो प्रेशर को मैं माइनस कर लेता हूँ सम वैल्यू। कौन सी वैल्यू? इससे मैं माइनस करूँगा A डिवाइड बाई V स्क्वायर, जबकि V हमारे पास क्या है? वॉल्यूम है और A हमारे पास है कांस्टेंट। B भी हमारे पास है कांस्टेंट नहीं है सारी, कि हमारे पास प्रेशर है और ये हमारे पास क्या है? इसकी एक और वैल्यू है। ये हमारे पास A है कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। सो जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो दिस इज ये जो इक्वेशन आता है हमारे पास, ये हमारे पास है रियल गैस इक्वेशन या नॉन आइडियल गैस इक्वेशन। अब मज़े की बात यह है कि बुक में यहाँ तक है, या सपोज हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, या ये तो 1 मोल के लिए था। सो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो तो नंबर ऑफ मोल में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल में यहाँ पर हम A के साथ भी n स्क्वायर लिखते हैं और V माइनस बी की बजाय V माइनस एन भी लिखते हैं। सो दिस इज द फॉर n इज इक्वल टू n की जो भी वैल्यू। अब मजे की बात यह है कि बात यहाँ खत्म नहीं होती। ईटा में जब एमसीक्यूज आती है तो जब बेस्ट एमसीक्यूज होता है वो किस तरह होता है कि दे विल आस्क यू, वो आपसे क्या पूछेंगे? वो आपसे पूछेंगे इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल का यूनिट। ये बी जो है इसको हम कहते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। वो पूछेंगे कि इस बी का यूनिट व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी। सो ये सिंपल है, बहुत ही कैसा सिंपल है? इस तरह सिंपल है कि हमारे पास 2 वैल्यूज को हम तब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जबकि वो हमारे पास क्या, उसका यूनिट हमारे पास सेम होता है। लेट मी ड्रिंक वाटर, थोड़ा तक। लेट्स स्टार्ट अगेन। सो अगर ईटा में जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए। सो इसके लिए क्लास 6 का एक क्वेश्चन है। सो इसका आसान तरीका ये है कि लेट्स स्टार्ट विद द बी। सो हम 2 वैल्यूज को तब ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास उसका यूनिट सेम हो। सो सपोज वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास क्या है? डेसीमीटर क्यूब इन दिस केस। सो हमारे पास एन बी का यूनिट भी क्या होना चाहिए? एन बी का यूनिट भी हमारे पास डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए। सो द यूनिट ऑफ एन बी इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब। सो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट हमारे पास क्या है? मोल। अब मोल को जब हम बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे आता है हमारे पास डेसीमीटर क्यूब। सो अब ये आसान सा क्वेश्चन है, ज़हन में कर ले कि मोल को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर लूँ कि हमारे पास आ जाए डेसीमीटर क्यूब। सो अगर इससे आपको चाहिए डेसीमीटर क्यूब तो पहले आप क्या करना है, यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब लिखना है कि मुझे ये चाहिए, और इस मोल को ख़त्म करने के लिए मैं नीचे मोल लिख लेता हूँ। सो ये मोल इस मोल को ख़त्म करने के लिए है। तो बी का यूनिट क्या आ गया? डेसीमीटर क्यूब फॉर मोल। दिस वाज क्वाइट इजी। नेक्स्ट मैं फाइंड करना चाहता हूँ द यूनिट ऑफ ए। सो पी से प्रेशर से मैं एक वैल्यू माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि इस वैल्यू का यूनिट भी हमारे पास क्या है? एटमॉस्फेरिक है। सो इसका यूनिट हमारे पास क्या है? एटमॉस्फेरिक यूनिट है। किस चीज़ का? ये जो हमने लिखा है AN स्क्वायर डिवाइड बाय V स्क्वायर, इसका यूनिट हमारे पास आ रहा है एटमॉस्फेयर। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो फाइंड यूनिट्स है वो पहले आप लिखिए। जिस तरह यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल स्क्वायर डिवाइड बाय जो वॉल्यूम का यूनिट है वो हमारे पास है डेसीमीटर क्यूब। सो डेसीमीटर क्यूब इनटू स्क्वायर। अब यहाँ पर एक की मैं वैल्यू जब लिखता हूँ तो इन सब से हमारे पास क्या आता है? एटमॉस्फेयर। तो इन सब से एटमॉस्फेयर कब आएगा? जब हमारे पास ऑलरेडी एटमॉस्फेयर यहाँ पर हो। सो यहाँ पर हमारे पास है एटमॉस्फेयर। सो इस ए की यूनिट्स कैंसलेशन होती है तब हमारे पास सिर्फ एटमॉस्फेयर रह जाता है। सो ये मोल कैंसिल के लिए मुझे डिवीजन में होना चाहिए मोल स्क्वायर, और इस डीएम क्यूब की कैंसिल होने के लिए मुझे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चाहिए डेसीमीटर क्यूब
होल स्क्वायर। सो ये जो हमारे पास आ गया एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय डेसीमीटर की क्यूब, या इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय डेसीमीटर, 2 3s are this is 3, this is 3 and this is 2, so 2 3s are 6 and multiply by mole minus 2, so this is the unit of A. So ये A और B का यूनिट याद रखिए। So this was all about van der Waals equation। डेल्टन लॉ इजी है वो अब देख लें, और ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।